एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। साथियों, लेह लद्दाख एरिया में जेएनजी का असर हम लोगों को देखने को मिला। असल में 15 दिन पहले से सोनम वांगचुक इनके नेतृत्व में अनशन चल रहा था। वो लद्दाख को स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने की बात कर रहे थे और उन लोगों की ये डिमांड है। बीजेपी की सरकार जो है तो वो तो हमेशा ऐसा समझते हैं कि सारा देश अपना है, अपने बाप का है, हम चाहे तो उसे दे देंगे, हम चाहे तो नहीं देंगे, हम चाहे तो बात करेंगे, हम चाहे तो नहीं करेंगे, हम चाहे तो गोली मारेंगे, हम चाहे तो पानी तोड़ देंगे, जो कुछ भी करना है हमारी मर्जी के मुताबिक करेंगे, हम किसी की बात सुनेंगे नहीं। 700 750 किसानों को मरवा दिया इस सरकार ने। गुजरात में भी मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय गोधरा हत्याकांड हुआ, उसके पीछे किसका हाथ था? फिर वो दंगे हुए, आगजनी हुई, कई लोग मारे गए, उसका क्या हुआ, कोर्ट में केसेस का क्या हो गया, ये सब आपको मालूम है। सोनम वांगचुक इन्होंने भी बोल दिया है कि ये जेएनजी का ही मामला है, जेएनजी का ही आंदोलन है। अब असल में नेपाल में जो जेएनजी हुआ, कुछ बोलते हैं कि ये बुद्धिस्ट लोगों ने किया है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये ब्राह्मणों के खिलाफ में आंदोलन था। फिर अगर ब्राह्मण समुदाय से ही संबंधित या हिंदू धर्म से ही संबंधित अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया तो फिर ये आंदोलन किसके खिलाफ था? टोटल बीजेपी का चाल चरण भ्रष्टाचारी है। हर जिले में इनके पॉश कार्यालय का लाखों करोड़ों के कार्यालय बन चुके हैं। तो ये पैसा कहां से आया बीजेपी के पास में? और इसीलिए आगे चलकर भी जेएनजी का प्रकोप अगर बढ़ जाता है तो बीजेपी के कार्यालय लोगों के निशाने पर होंगे, युवाओं के निशाने पर होंगे, ऐसा लगता है। लेकिन बीजेपी के कार्यालय अगर लोगों का पैसा, मेहनत का पैसा लूटकर बनाए गए हैं, ऐसी अगर जनता की भावना है तो फिर जनता को कौन रोकेगा? युवाओं को कौन रोकेगा? आरएसएस ब्राह्मणों का ही संगठन है, इसमें कोई शक नहीं। उसमें फिर अशोक चौहान रहे या कोई और भी ओबीसी के लोग रहे, रामदास आठवले रहे या पासवान जैसे लोग उनको मदद करते रहे, ये बात अलग है। मायावती उनको सपोर्ट करते रहे, ये बात अलग है। लेकिन वो संगठन जो है ब्राह्मणों का वर्चस्व बनाने के लिए, लेकिन विकृत ब्राह्मणों का, जो अच्छे ब्राह्मण है उनका इन लोगों ने हमेशा उनको परेशान ही किया, उनको मरवा दिया, उनके मर्डर किए हैं। कई उदाहरण है ऐसे, कई उदाहरण है। उनको बायकॉट किया जो ब्राह्मण जनता के हितों की बात करते थे, आम आदमी की हित की बात करते थे, समता की बात करते थे, न्याय की बात करते थे, लोकतांत्रिक बातें करते थे, उनको हमेशा इन्होंने अपने निशाने पर रखा है। तो अगर कुछ लोग साथियों को बोलते हुए सुना कि वो तो ब्राह्मणों के खिलाफ था, तो फिर श्रीलंका में कौन सा ब्राह्मणों के खिलाफ था? वहां तो बुद्धिस्ट राजवट थी, वहां तो बुद्धिस्ट राजा थे, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्राध्यक्ष थे ये वो तो बुद्धिस्ट थे। और उन्होंने शपथ विधि तो बुद्ध मंदिर में किया था या बुद्ध विहार बोलिए। तो वहां पे बुद्धों का राज था, उन्होंने भी अत्याचार किया, अन्याय किया, लूटा जनता को, इसलिए उनके खिलाफ विद्रोह हुआ। फिर बांग्लादेश में कौन से ब्राह्मण थे भाई? बांग्लादेश में तो मुस्लिम सरकार थी और वो एक जमाने में वो भी अच्छी थी। पहले उनकी राष्ट्राध्यक्ष जी जो थी तो अच्छी थी, लेकिन उन्होंने बाद में जो ज्यादतियां करना शुरू कर दिया। तो नेपाल में रहे, बांग्लादेश में रहे या श्रीलंका में रहे या फ्रांस में रहे, यहाँ जाति का मामला नहीं है। शोषक विरुद्ध शोषित, यही सीधा मामला है। और यही मामला अगर है शोषक विरुद्ध शोषित, ये अगर बात करते हैं तो हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी, संघ, मोदी, शाह, योगी, फिर फडणवीस और भी जो भी जितने भी उनके मुख्यमंत्री है, इन्होंने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया हुआ है, इन्होंने जिस तरीके से इंसानियत को तार तार कर दिया है, इन्होंने जिस तरीके से गुंडागर्दी के से राजपाट चलाया है, इन लोगों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। इन्होंने जिस तरीके से या जिस बेरहमी से जनता को लूटा है, किसानों को लूटा है, युवाओं को लूटा है, गरीबों को लूटा है, छोटे व्यापारियों को लूटा है, अलग अलग बहाने थे। और इसीलिए इनके खिलाफ लोगों का रोष स्वाभाविक है।
राहुल गांधी की बदनामी की, सोनिया गांधी की बदनामी की, प्रियंका गांधी की बदनामी की, महात्मा गांधी के नाम से बदनामी की है, गोडसे जिंदाबाद बोला है। कई करप्ट लोग और कई चरित्रहीन लोग इनके नेता है। बलात्कारियों का सत्कार किया उन्होंने। न्याय व्यवस्था में जो जजेस इनके बैठे थे, इतने घटिया और इतने यानी कोठा बना दिया न्याय व्यवस्था का। तो ये जो बातें है, तो इसके खिलाफ में जनता के मन में रोष है। लेह लद्दाख में जो हुआ है, जैन जी इस जैन जी पर आते हैं और सोचते हैं, तो हमें सोचना होगा कि भैया ठीक है, ये आधा आंदोलन है। रोजगारी की समस्या है, उद्योग, मैंने कई मामले हैं, ये सबको मालूम है। लेकिन अब एजुकेशन के मामले, एजुकेशन महंगा हुआ, रोजगार नहीं मिलता है, उद्योग बंद हो गए हैं, तो फिर ऐसे इसमें क्या करेंगे? तो क्या सिर्फ इस सरकार को हटाने से काम होगा? इनको तो हटाना चाहिए, इसमें कोई सवाल ही नहीं। इस सरकार को या इस सरकार की प्रवृत्ति को बिल्कुल गड्ढे में गाड़ देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और जनता वो करेगी। इस देश के प्राइम मिनिस्टर को ऐसे भागना पड़ेगा, मिनिस्टर्स को ऐसे भागना पड़ेगा कि वो अपनी चड्डी भी नहीं बचा पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। ये होगा, ये विद्रोह इस तरीके से होगा। उन्होंने समझ जाना चाहिए, लेह लद्दाख को समझ के, वो इशारा समझ के इन्होंने अब तो कम से कम इंसानियत में आना चाहिए। इन्होंने जीएसटी कम कर दिया है, लेकिन शर्म इन लोगों को नहीं आती है कि वो फिर से अपने उत्सव वगैरह मनाने की बातें करते हैं। तो अगर जैन जी की लड़ाई शुरू हो जाती है देश में, करीब करीब लेह लद्दाख में शुरू हो ही गई है, बिहार में युवा रास्ते पर है ही, आसाम में थोड़ा बहुत चल ही रहा है, उधर के एरिया में। ये हम नहीं चाहते कि हिंसा हो देश में, लेकिन विकृति इस कदर बढ़ गई है तो उसका इंतजाम भी जनता करेगी। वो ना हमारी सुनेंगी ना किसी और की सुनेंगी, इसमें कोई शक नहीं। हम तो इतने बड़े हैं नहीं, लेकिन क्या यही लोग जिम्मेदार है? तो हम लोगों को ये सोचना होगा कि जो भाजपा का इतना सारा भ्रष्टाचार देख रहे थे, उनको वोट कर रहे थे, उनके नाम से तालियां बजा रहे थे, एक बेवकूफ आदमी भरी सभा में झूठ बोलता है और पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट लोग, प्रोफेसर लोग, साहित्यकार लोग अगर तालियां बजाते हैं, बेशर्मों जैसे हंसते हैं, तो वो भी उतने ही जिम्मेदार है। याद करिए कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था भरी सभा में, दुर्योधन दुशासन वस्त्रहरण कर रहे थे, किसी को शर्म नहीं आती थी। तो सिर्फ हमें यह सोचना है, क्या सिर्फ दुर्योधन दुशासन ही वस्त्रहरण के लिए जिम्मेदार थे? दुर्योधन दुशासन तो थे ही, लेकिन भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य क्या कर रहे थे? क्यों दुम दबा के बैठे थे चुपचाप वहां पे? उन्हें शर्म क्यों नहीं आती थी? उन्हें शर्म क्यों नहीं आई? उन्होंने दुर्योधन दुशासन को क्यों नहीं रोका? उन्होंने, तो वो भी उतने ही जिम्मेदार है, वो भी चुपचाप रहे, सत्ता के लालच में, स्वार्थ के लालच में चुपचाप रहे। सिर्फ दुर्योधन दुशासन नहीं, तो द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य भी उतने ही जिम्मेदार थे। द्रौपदी को जुए में लगाने वाला धर्मराज भी उतना ही जिम्मेदार था। धर्मराज तो धर्मराज उसको बोलते थे कि भाई सच्चाई पे चलने वाला, मगर बेवकूफ था। सबसे बड़ा भाई था, पांडवों में सबसे बड़ा भाई था, लेकिन बेवकूफ था। अगर राजा आपका बेवकूफ है और आप उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो द्रौपदी का वस्त्रहरण अनिवार्य है। उसके लिए कौन क्या करेगा? धर्मराज को, द्रोणाचार्य को, भीष्माचार्य को क्लीन स्वीप दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते। अब आगे देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें कौरव पांडव कौन थे? दुश्मन तो थे नहीं। कौरव पांडव सगे चचेरे भाई थे। देखिए, कौरव पांडव सगे चचेरे भाई थे। भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य कॉमन गुरु थे, कौरवों के भी गुरु थे, कौरवों के लिए भी आदरणीय थे और पांडवों के लिए भी आदरणीय थे। और तीसरी बात जो मैं धर्मराज के बारे में बोला कि वो श्रेष्ठ भी था, ज्येष्ठ भी था, सब में धर्माचारी था, मितभाषी था, लेकिन बेवकूफ था। हमारे समाज के लिए 3 टाइप के लोग होते हैं। ये 3 टाइप के लोग खतरनाक होते हैं। एक, अन्याय अत्याचार करने वाला, जो बीजेपी और संघ के लोग कर रहे हैं, मोदी, शाह कर रहे हैं, आदित्यनाथ कर रहे हैं, फडणवीस कर रहे हैं, ये लोग सबसे पहली बात। दूसरी बात, फिर उनके साथ में बैठे हुए कुछ लोग जो चुपचाप रहते हैं, या फिर यशवंत सिन्हा कहे, जगदीप धनखड़ कहे, या फिर अभी मैंने एक विद्वान का भाषण सुना कि मुझे लग रहा था कि मोदी बहुत अच्छा आदमी है, आशा करते थे भाई ये बड़ा लेखक, मैं ये उनको समझता था कि यार ये समझदार आदमी है, मगर वो अगर आपको मोदी का इतिहास देखने के बावजूद अगर उससे अपेक्षा करते हैं कि आपकी अच्छा करेंगे, तो आप बेवकूफ है,
आप चुपचाप रहे हो, इसलिए आप भी जिम्मेदार है। और तीसरी बात कि जो अपना सेकंड लाइन होंगी तो उसमें अगर विजन नहीं होगा, हमारे मूवमेंट वाले, हमारे जेएनजी वाले, इनके पास में विजन चाहिए। तो ये ठीक है, श्रीलंका में उन्होंने क्या हल निकाला है बाद में पता चलेगा। यहाँ पे बांग्लादेश में बहुत अच्छे आदमी को उन्होंने नेतृत्व दे दिया, अच्छी बात है। यहाँ पे अब नेपाल में क्या होता है आप देखते हैं। मगर भारत देश की बात करें तो हमें समझदार और विजन वाला दूरदर्शी नेता चाहिए। तो वो दूरदर्शी नेता कौन हो सकता है आप सोचिए। पिछले 2014 से जो इस देश में अराजक सी परिस्थिति पैदा हुई है, उसके साथ में कौन फाइट कर रहा था, कौन क्या बोल रहा था, किसकी बातों में कितनी सच्चाई है, किसके हाथों में देश सुरक्षित हो सकता है। क्योंकि हमें एजुकेशन की सिस्टम पे पहले देखना होगा। हर एक को एजुकेशन मिलना चाहिए, फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, फ्री हेल्थ सुविधाएं मिलनी चाहिए। फिर उद्योगों की बात है, फिर बैंकों की बात है, फिर कई मामले हैं, खेती की बात है, धर्म का मामला है। इन सब बातों पे सोच समझकर विचार करने वाला दूरदर्शी नेता चाहिए हमें। ऐसे नहीं कि इसको हटा दिया और दूसरों को बिठा दिया, उसको बिठा दिया और इसको हटा दिया। इस टाइप की बातों में कुछ रिजल्ट आने वाले है नहीं। अन्ना हजारे जैसा बेवकूफ आंदोलन जो हुआ हमारे देश में और बड़े बड़े लोग अन्ना अन्ना कर रहे थे, उन लोगों को भी सोचना चाहिए, वो गलती फिर से नहीं होनी चाहिए। ऐसी बेवकूफी भरी आंदोलन के, ऐसे विजनलेस आंदोलन के पीछे हम लोगों ने नहीं जाना चाहिए। लेकिन जेएनजी का स्वागत ही होगा, क्योंकि बीजेपी और संघ ने जो देश में अन्याय अत्याचार बढ़ाए हैं, किए हैं, उसको रोकना जरूरी है। हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन डाकुओं को, चोरों को, बलात्कारियों को, अत्याचारियों को, भ्रष्टाचारियों को सत्ता से संवैधानिक तरीके से हटाना भी जरूरी है। तो आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।